हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चों को इसमें बताया जाएगा प्रमेय के बारे में। थ्योरम क्या होती है? त्रिभुज की थ्योरम, त्रिभुज की प्रमेय। केवल अब इसमें प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ दिन बाद वीडियो जब डालेंगे, क्योंकि प्रमेय आप लोगों को अधिकतर समझने में दिक्कतें आती हैं, तो बहुत आराम से समझाया जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स करेंगे, हम उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। वैसे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ये हम ऐसा उम्मीद करते हैं। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कुछ दिन बाद आपको डालेंगे। पहले आप इनको प्रमेय को एक दो बार पढ़ लें, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि प्रमेय वास्तव में है क्या। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं प्रमेय के बारे में। तो देखो, सबसे पहले जो आपके क्लास 10th के यूपी बोर्ड में सिलेबस में है, वो है सबसे पहले बात होती है समरूप की, कि समरूप क्या होता है। तो आज सबसे पहले हम लोग समझेंगे समरूप है क्या। समरूप, सम का मतलब समान। इसको दो भागों में लिख सकते हैं समरूप को, सम और रूप। सम माने होता है समान, और रूप माने क्या होता है? आकृति। जिसकी आकृति समान हो, आकार समान हो या ना हो, उसकी आकृति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, आकृति समान हो। आकृति कैसी होनी चाहिए? समान हो, और आकार समान हो या ना हो। ये हम नॉर्मल भाषा में बता रहे हैं। अभी आपको बताएंगे कि आपकी क्लास में त्रिभुजों की कैसी समरूपता की क्या पहचान होती है। तो जैसे आपको एक ये दे रहा है वृत्त, और एक ये वृत्त दे रहा है, दोनों देखने में कैसे हैं? एक जैसे हैं। ये भी गोल है, ये भी गोल है, तो ये कैसे हैं? समरूप है। मतलब सभी जो वृत्त होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इसकी बात कर ले, ये क्या दे रहा है? रेखा। तो रेखा क्या होती है? आपस में समरूप होती हैं। दो रेखाएं दिख रही, एक ही तरीके है देखने में। आप अगर बात करें किसकी? समबाहु त्रिभुज की, ऐसे इनकी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है, एक जैसे। इनके कोण क्या होंगे? 60-60 अंश के। भुजाएं बराबर नहीं है, बस इनके कोण इक्वल है। तो ये भी देखने में कैसे हैं? एक जैसे होते हैं। तो ये भी कैसे हैं? समरूप हैं। सभी प्रकार के वर्ग जो आते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब देखो, समझो। अब आपको इसके अनुसार परिभाषा कैसी देनी है कि आपसे कह दे कि समरूप क्या है? समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि उनके जो हों, दो त्रिभुजों के यदि कोण आपस में बराबर हैं तो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। यदि दो त्रिभुजों के सभी कोण आपस में, या लिख सकते हैं इनको, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो या समान हो, ठीक है, तो वो कैसे कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे इसका ये कोण 60 अंश, इसका ये कोण 60 अंश, इसका ये कोण 60 अंश, इसके भी सभी कोण क्या हैं? 60 अंश। क्योंकि कैसा ले रहे थे? समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज। यदि ऐसे ले ले दो त्रिभुज, एक ये दे रहा है और एक ये दे रहा है, इसका ये एंगल 90 डिग्री हो, ये 45 हो, ये 45 हो, तो ये 90 हो, ये 45 हो, ये 45 हो, तो साइज डिपेंड नहीं करती है, वो क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। दूसरी चीज होती है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। यदि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान है, तो वो क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो इसमें लिखना है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हो तो क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इसमें यदि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर हो या समान हो तो क्या कहलाते हैं? वो संगत समकोण त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। या आप कह सकते हैं संगत भुजाएं समानुपातिक हों। क्या कहेंगे? समानुपात में हो या समानुपातिक हो। जैसे देखो एग्जाम्पल में आपको समझाएं,
कोण वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किसकी। अब देखो सर्वांग सम क्या हो, सभी चीज़ें समान हो, मतलब भुजाएं भी समान हो, कोण भी समान हो, उसे कहते हैं सर्वांग सम। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा सर्वांग सम के बारे में। तो आपको दो त्रिभुज दे रहा है, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, क्लियर। इसकी भुजा ये दे रहा है 2, ये दे रहा है 3, या ये दे रहा है 4, ये 3, ये 5, ये दे रहा है 8, ये 12, ये 10। गड़बड़ हो गया, 8, 6 और 10। इनका अनुपात संगत भुजाओं का निकालिए। इसका इसके साथ अनुपात मतलब 3/2 क्या आएगा, 3/6 आएगा, 1/2। इसका इसके साथ अनुपात निकालिए, 4/8 क्या आएगा, 1/2। इसका उसके साथ अनुपात निकालिए कर्ण का कर्ण के साथ, तो 5/10 क्या आ जाएगा, 1/2। कर्ण का कर्ण के साथ, लंब का लंब के साथ, आधार का आधार के साथ। अनुपात बराबर है तो ये कैसे हैं, समानुपातिक है। और समानुपातिक त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। तो समरूप त्रिभुज हो गए। तो समरूप त्रिभुजों के लिए केवल ये दो चीजें आपको याद रखनी है, लिख लीजिए। तो फर्स्ट प्रमेय देखेंगे। फर्स्ट प्रमेय को कहते हैं, जो आपकी पहली प्रमेय है उसको कहते हैं आधारभूत प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, या थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहता है कि यदि एक त्रिभुज है, ठीक है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज है, आपको वीडियो में नीचे प्रमेय का नाम दिख रहा होगा और उसके बारे में दिख रहा होगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के समांतर एक रेखा खींचें, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचें, जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, इस भुजा के समांतर यदि कह रहा है कि एक रेखा खींच दें ऐसे इसके समांतर, तो कह रहा है कि यह जो रेखा होती है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात इसका इसके साथ जो अनुपात होगा वही इसका इसके साथ अनुपात होगा। क्लियर। तो ये एक त्रिभुज हमने लिया ABC, और इसमें भुजा BC के समांतर हमने खींच दिया क्या, कि भुजा खींच दी D और E, ठीक है। अब इसमें कह रहा है क्या, ये D और E खींच दी। अब आपसे कह रहा है कि देखो सबसे पहले तो लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय में ज्ञात क्या है। सबसे पहला पॉइंट, जैसे जैसे स्टेप बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको लिखना है। बहुत ही स्लो, बहुत ही आराम से बताएंगे। क्लियर। जहां आपको समझ में ना आए वीडियो को बैक करके फिर से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले में क्या, सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात क्या है आपको, कि त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसमें भुजा DE क्या है, समांतर BC है, तथा DE जो भुजा है वो समांतर है। ये क्या है, कि चिन्ह होता है, किसका सिंबल होता है, समांतर का। समांतर है किसके, BC है, ठीक। अब आपसे सबसे इसके बाद सेकंड हेडिंग जो आती है वो आती है सिद्ध करना, कि क्या सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। सबसे पहले ज्ञात है, इसके बाद लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना में आपको क्या सिद्ध करना है, कि त्रिभुज ABC में आपको सिद्ध करना है, बता रहा है कि यदि एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींचें, यदि एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींचें तो यह वाली भुजा इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात AD का जो DB के साथ अनुपात होगा, AD का जो अनुपात DB के साथ होगा वही क्या होगा, AE का EC के साथ होगा, AE का EC के साथ होगा। यही कह रहा था, समान अनुपात में विभाजित करती है। और अनुपात का मतलब क्या होता है, अपॉन। जैसे 2:3 है, इसका मतलब क्या हो गया, 2/3। तो AD अनुपात BD, DB क्या होगा, AD/BD, और AE/EC
EC क्या होगा, अनुपात EC क्या होगा, AE अपॉन EC। क्लियर, यहां तक समझ में आया बच्चों? कमेंट्स करके जरूर बताया कीजिए। अब इसके बाद लिखते हैं थर्ड जो हेडिंग आती है, यदि आपने कोई रचना करनी है तो वो हेडिंग डालते हैं रचना। अगर करना है तो किसी किसी में रचना आपको नहीं करनी होगी, तो इसलिए इसमें रचना करनी है तो रचना लिखेंगे। रचना में क्या किया आपने कि एक ये इस पर लंब डाल दिया, ठीक। रचना वाली को हमेशा डॉट डॉट से डिनोट करते हैं। तो EF लंब किस पे खींचा, AB पे, और दूसरा एक लंब खींच दिया, दूसरा एक ये लंब खींचा यहाँ से इस पर, ये ऐसे लंब है, ये इस पर लंब, ये लंब क्या है, G है, DG लंब किस पे, भुजा AC पे, EF लंब किस में है, AB पे, और DG लंब किस में है, AC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में EF लंब खींचा, ये लंब का चिन्ह होता है और ये समांतर का होता है। लंब खींचा किस पे, ये AB भुजा पे, AB, तथा DG लंब किस पे खींचा, DG लंब खींचा किस पे, AC पे, AC खींचा। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, वो किस में लिखा जाता है, वो आता है उपपत्ति में, उपपत्ति, या इसी को कह देते हैं सिद्ध करना। ठीक है, उपपत्ति लिख देते हैं या लिख देते हैं सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, ये हो गया, और इसमें पूरा सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इस त्रिभुज में देखो एक चीज समझ लो सब थोड़ा बारीक से, या अभी बाद में समझा रहे हैं। पहले इस त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। देखो ध्यान देना, जैसे ये एक त्रिभुज है और इसका अगर हम क्षेत्रफल लें, तो अगर ये हम भुजा लेंगे, ये वाली भुजा लेंगे तो लंब ये लेंगे। क्लियर। अगर ये वाली भुजा आधार मानेंगे तो लंब यहाँ से जो डाला जाएगा, इस पे जो लंब होगा वो लेंगे। अगर ये वाली भुजा आधार लेंगे तो इस पर जो यहाँ से लंब डालेंगे, इस पर जो लंब होगा, इस वाली भुजा पर जो आधार लेते हैं उस पर जो लंब खींचा जाता है वो लंब लिया जाता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, 1/2 आधार इंटू लंब। तो त्रिभुज इतने का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार और इंटू लंब। क्लियर। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार। बच्चों अगर हम इसको लें ADE, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, जब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ADE, तो अगर हम आधार ये लेंगे तो लंब क्या लेंगे, जो इस पे लंब होगा, AD पे जो लंब होगा, और AD पे लंब क्या है, AD पे लंब क्या है, EF। तो आधार लिया AD, तो लंब इस पे क्या लेंगे, EF ले लिया। ये हो गया किसका, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इसके बाद देखो, एक मिनट रुक जाना, इसमें रचना में आपने क्या करना था, इसको इससे मिलाना था और इसको इससे मिलाना था। मतलब रचना में ये क्या था, बिंदु B को E से तथा C को D से मिलाया, ये रचना में करना था। अब देखो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, कौन से त्रिभुज, DBE का, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, इसका जब क्षेत्रफल लेंगे तो फार्मूला वही 1/2 आधार इंटू लंब। अब देखो इस त्रिभुज को हम बनाते हैं, इसको अगर बनाएंगे तो अगर हम ऐसे ले लें DB, ये DB ले लिया, और DB B से E कहाँ पे है, इस तरीके से कुछ गई है, ऐसे कुछ आई है, B से ये कुछ तिरछा आई है और फिर ये ऐसे मिली है, तो ये हो गया DBE। अब देखो अगर हम इसको आधार मानते हैं तो इसको जो बढ़ाने पर जो यहाँ पे लंब डाला जाएगा वो लंब लेंगे। क्लियर।
क्योंकि यहाँ से यहाँ पे तो लंब डल नहीं सकता। लंब क्या होता है, 90 अंश का जो कोण बना है, तो यहाँ से तो अगर हम खींचेंगे तो 90 अंश का कोण तो बनेगा नहीं। तो 90 अंश के कोण के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लेना पड़ेगा। तो आधार अगर BD ले रहे हैं, BD ले रहे हैं, तो लंब क्या होगा E, और ये E से कहाँ पे डाला गया था लंब, इस पर, सामने वाली भुजा पर, F पर, EF, EF लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल लेंगे तो 1/2 गुणा आधार, आधार बच्चों क्या लेंगे DB, और इंटू लंब क्या लेंगे EF। क्लियर। अब लगाएंगे इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और अपॉन में लिखेंगे त्रिभुज BDBE का क्षेत्रफल। इसका जब क्षेत्रफल लेंगे तो इस वाले का जो क्षेत्रफल था वो था 1/2 गुणा AD गुणा EF, और इस वाले का जो क्षेत्रफल है वो है 1/2 DB गुणा EF। अब आप कहेंगे कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और EF से EF कैंसिल हो जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EF से EF कैंसिल हो गया। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये आपस में कट गए, ये कट गए, क्या बचा AD अपॉन ये बचा DB। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। क्लियर बच्चों, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या दे रहा था आपको, एक त्रिभुज दे रहा था, थिल्स प्रमेय थी या समान आधारभूतिक प्रमेय थी। इसमें क्या किया कि हमें ज्ञात क्या करना था, कह रहा था कि यदि एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींचे तो वह शेष दोनों भुजाओं को, इस वाली और इस वाली भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब इसका इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात बराबर होगा। तो वही लिखा कि त्रिभुज एक दिया गया है जिसमें ये और ये इसके समांतर है। त्रिभुज में हमें सिद्ध क्या करना है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC सिद्ध करना है। रचना में क्या किया, EF लंब खींचा AB पर और DG लंब खींचा किस पे, AC पे, तथा B को E से मिलाया और C को D से मिलाया, ये पूरा लिख दिया। फिर क्या किया, इस वाले का क्षेत्रफल लिया, तो क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू लंब। अगर ये आधार लेंगे तो इस पर लंब लिया गया, 1/2 आधार इंटू लंब, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। ऐसे इस वाले का क्षेत्रफल लिया DBE का, तो अगर हम ये आधार लेंगे तो इसमें लंब ये वाला हो गया। फिर इनका अनुपात निकाल लिया। इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद अब बात करेंगे इस तरफ, फिर से इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, जब इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर वही 1/2 आधार इंटू लंब, तो 1/2 इंटू आधार, आधार इसका अगर हम ये लें AE तो लंब इस बार क्या लेना पड़ेगा DG। समझ रहे हैं, जो आधार लेंगे उसी पर लंब लेंगे। जब ये भुजा ली थी AD तो लंब लिया था इस पर जो लंब था, भुजा ले रहे हैं AE तो इस पर जो लंब है, तो AE भुजा लिया, आधार AE, तो लंब बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DG लंब, DG। क्लियर। अब इसके बाद यदि हम क्या करें, ये वाला क्षेत्रफल लें त्रिभुज का, कौन सा, EDC। क्लियर, जैसे ये था DBC तो ECD, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल लेंगे तो वही होगा आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार इंटू लंब, तो 1/2 आधार। इस पे अगर हम ये लें तो इस वाली भुजा को बढ़ाने पर इस पर लंब क्या आ रहा है, DG आ रहा है। क्लियर, ये तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो इसको समझेंगे कि तो ये देखो दिख रहा है आपको कि C से D की ओर ले गए, पहले ये हो गया ऐसे और C से D की ओर ले गए ऐसे, ये है E, ये हो गया D, ये हो गया E, C E। क्लियर। अब यहाँ पे तो इससे तो लंब डाला नहीं जा सकता, तो इसको जब बढ़ाएंगे इस पर लंब डालेंगे, तो इस पर D से लंब क्या पड़ा हुआ है, G।
ये लंब पड़ा हुआ है DG, तो आधार अगर ये वाला लेंगे EC, तो इस पर लंब क्या हो जाएगा, DG लंब हो जाएगा, DG इस पर लंब हो गया। क्लियर बच्चों। अब इनका अनुपात निकालेंगे, इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकालेंगे। तो निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपका, इसका करेंगे तो आएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई DG। इसका करेंगे 1/2 गुणा EC गुणा DG। DG से DG कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये DG से DG कैंसिल, 1/2 ये ऊपर है, 1/2 ये नीचे, कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा AE अपॉन EC। ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी ये सेकंड नहीं है, सेकंड अभी आगे लेंगे। अब देखो ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देने लायक है चीज़, कि ये दोनों समांतर भुजाएं थी। ठीक है। और त्रिभुज ये जो था BDE, इसमें भी भुजा मिल रही थी DE, और इसमें भी भुजा मिल रही है DE। तो दो समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर, आधार क्या हो गया, DE हो गया, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। ध्यान से समझना, अगर दो भुजाएं समांतर हैं और उनकी एक भुजा कॉमन है, मतलब एक ही आधार है दोनों का, क्लियर, तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों की क्या थे, इन दोनों भुजाओं के बीच ये कोण बना हुआ है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, और इस वाले त्रिभुज में भी भुजा ये DE है और इस वाले त्रिभुज में भी भुजा DE है। तो दो भुजा, एक भुजा कॉमन मिल रही है और दोनों दो समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुज हैं। तो लिखेंगे दो समांतर भुजाओं दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। क्या होंगे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो इस त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, त्रिभुज इसके ECD के क्षेत्रफल के, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इस जगह ECD की क्षेत्रफल की जगह क्या लिख सकते हैं, DBE का क्षेत्रफल। अतः यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, या इसको समीकरण 2 ही दे दो, अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखेंगे, ऊपर तो रहेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन, नीचे हो जाएगा, इसकी जगह लिख देंगे क्या, ये त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल इक्वल दे रहा है AE और नीचे दे रहा है EC। इक्वेशन थर्ड। अब ध्यान दीजिए बच्चों, समीकरण 1 में इधर दे रहा है ADE का क्षेत्रफल अपॉन DBE का क्षेत्रफल, इसमें भी दे रहा है ADE का क्षेत्रफल अपॉन DBE का क्षेत्रफल। दोनों के LHS जब समान हैं तो RHS आपस में क्या होंगे, समान होंगे।
तो समीकरण 1 व 2, 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से LHS समान, तो RHS भी क्या समान होंगे, RHS भी क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC, अपॉन EC, ये हो गया। अब देखिए AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, या लिख देंगे या इस प्रकार सिद्ध हुआ, या क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड इंग्लिश में। क्लियर बच्चों? तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर? जिन बच्चों को थोड़ा कम आई है तो वीडियो को रिवर्स करके देखें, उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। नोट कीजिए इसको जल्दी। अब देखिए बच्चों प्रमेय नंबर 2, सेकेंड प्रमेय आपसे कह रहा है कि थेल्स प्रमेय का विलोम। यह कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो आपको बताना है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। पहले मैं कह रहा था कि यदि तीसरी भुजा के समांतर कोई रेख भुजा खींचें तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब की उल्टा कह रहा है, अब की कह रहा है समान अनुपात में यदि दोनों भुजाओं को कोई रेखा विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी, ये आपको बताना है। क्लियर बच्चों? तो थेल्स प्रमेय का विलोम। तो देखो सबसे पहले तो क्या लिखते हैं, आपको बताया कि सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है, कि आपको ज्ञात क्या है। तो ज्ञात है कि यदि कोई त्रिभुज ABC में एक भुजा जो है वो शेष दोनों भुजाओं को क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज दे रहा है, ये नाम दे देंगे इसका ABC। आपसे कह रहा है ये क्या करता है कि एक तीसरी भुजा है जो इसको समान अनुपात में विभाजित करती है, DE ये भुजा है, ये इसको क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित करती है। क्लियर? तो ये लिखना है त्रिभुज ABC में जो AD का अनुपात DB के साथ है, AD अपॉन DB बराबर। अब देखो एक चीज़ और देख लीजिए, पिछले वाले में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने प्रूव किया था पहले, इसको हम बाद में बता रहे हैं। उसमें देखो रिजल्ट जो आया था, रिजल्ट आपका आया था जो आपने प्रूव किया था, तो AD अपॉन DE, AD अपॉन DB, ये हम थेल्स प्रमेय के बारे में ही बता रहे हैं, आपको सवालों की ज़रूरत पड़ेगी। और AE अपॉन EC, ये तो आपने प्रूव किया था। ठीक है, इसी के बाद आप क्या कर सकते हैं कि इनमें दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा AD अपॉन DB प्लस 1 और बराबर ये आ जाएगा AE अपॉन EC प्लस 1। इसमें एलसीएम बच्चों लेंगे आएगा DB। जब DB एलसीएम लेंगे तो ये AD तो ऐसे ही रहेगा, DB इसके नीचे नहीं है, जो DB का इधर गुणा हो जाएगा। इसमें एलसीएम लेंगे क्या, EC, EC जब एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे AC है तो EC है, तो ये ऐसे ही रहेगा AE। इसके नीचे आपको EC नहीं दिख रहा है तो इसमें EC का गुणा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, AD प्लस DB, AD प्लस DB ये पूरी भुजा क्या हो गई, AB के बराबर। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, और अपॉन में DB दिख रहा है बराबर AE प्लस EC, AE प्लस EC, ध्यान से समझिएगा, AE प्लस EC क्या हो जाएगा, AC के।
और नीचे आपको क्या दे रहा है, EC दे रहा है, EC। तो एक तो आपका इसका ये रिजल्ट आ गया, सेकेंड रिजल्ट। ये क्या आ गया कि इसका अगर ये थेल्स प्रमेय लागू हो रही है, अर्थात इसके एक समांतर रेखा खींची जाए, तो इसका पूरे का इसके साथ अनुपात और इसका पूरे का इसके साथ अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है। थर्ड चीज़ प्रूव करने के लिए देखो पुनः लेंगे, ये फर्स्ट आया था नंबर 1 से। 1 से आपने पढ़ा AD अपॉन DB इक्वल पढ़ा AE अपॉन EC। इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दीजिए। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर एक एक चीज़ लिख रहे हैं जिससे आपको कोई डाउट ना हो। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, इसका उल्टा करेंगे मतलब DB तो ऊपर चला जाएगा, ये क्या बना है, D बना है, और ये AD नीचे आ जाएगा। ऐसे ये EC ऊपर चला जाएगा, AE नीचे आ जाएगा। दोनों पक्षों में कितना ऐड कर दें, 1 जोड़ दें। तो दोनों पक्षों में लिखेंगे 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। थोड़ा बड़ा वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि एक एक चीज़ आपको बारीक से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दे रहा था DB अपॉन नीचे AD प्लस 1 किया, 1 जोड़ दिया बराबर। ये आ रहा था EC अपॉन AE और इसमें भी क्या किया, 1 ऐड कर दिया, 1 जोड़ दिया। तो देखिए क्या होगा, इसमें एलसीएम लेंगे AD आएगा। तो बच्चों इसके नीचे AD है तो ये DB ऐसे ही बना रहेगा DB, और इसमें AD नहीं है तो AD का इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस ये AE एलसीएम लेंगे तो ये EC तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे AE है, AE का 1 में गुणा हो जाएगा, तो 1 में जब गुणा करेंगे तो आएगा AE। क्लियर। अब देखो क्या दिख रहा है, BD प्लस AD, BD ये हो गया और AD ये हो गया, BD ये हो गया, AD ये हो गया, पूरा किसके बराबर होगा, AB के बराबर। समझ रहे हैं ना, BD ये नीचे वाला हो गया और AD ये ऊपर वाला हो गया, तो पूरा ये और ये मिला क्या हो गया, AB के बराबर हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे ना। तो ये हो गया AB। जब हम कहा करें कि आया कि नहीं आया समझ में, या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कमेंट्स में हाँ या ना लिख के ज़रूर भेजा करें। ठीक है, उससे आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा, आपका और ध्यान से और अच्छे से समझ में आएगा। और नीचे ये AD बना रहने दो और AC प्लस AE, EC ये हो गया, AE ये हो गया, EC ये हो गया, AE ये हो गया, तो पूरा किसके बराबर हो जाएगा, AC के। तो AC अपॉन AE। ये थर्ड रिजल्ट आ गया था कि इसका और पूरे का अनुपात, तो पूरे का और इसका अनुपात, पूरे का और इसका अनुपात भी बराबर होगा थर्ड। क्लियर। तो इससे थेल्स प्रमेय से ये 3 चीज़ें प्रूव की जा सकती हैं। काफ़ी क्वेश्चन इनसे मिलेंगे, जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझ में आए, और उम्मीद करते हैं अगर आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में अवश्य आएगा। ठीक है, इसको बच्चों नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, जो आपकी सेकंड प्रमेय है वो कह रहा है थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का उल्टा या थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम। समझ रहे हैं। इसमें कह रहा है यदि एक रेखा शीर्ष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा दूसरी भुजा के समानुपातिक होती है। क्लियर। पहले कह रहा था, इसके पिछली थेल्स प्रमेय में आपसे कहता था कि एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींचे तो वह समान अनुपात में विभाजित करेगी। अब की कह रहा है यदि एक भुजा क्या करे, शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो आपकी समांतर प्रूव करना है, समानुपातिक दी गई है। पिछली इसके पहले वाली में थेल्स में समानुपातिक दिया गया था, आपको समांतर प्रूव करना था। बहुत ईजी है, उससे काफ़ी ईजी है, आप लोग बस समझते जाइए और साथ में नोट भी करते रहिए। पेन कापी लेके बैठा करें। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ज्ञात है, जो हमारा नियम है। तो ज्ञात है क्या है कि त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर है, मतलब ए डी अपॉन बी डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। यही तो कह रहा था कि यदि कोई भुजा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, समान अनुपात में मतलब इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके अनुपात साथ अनुपात बराबर हो। क्लियर। फिर इसके बाद लिखते हैं हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं भैया सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में भुजा डी बी डी ई समांतर है किसके, बी सी के। ये समांतर है, ये हमने खींचा। इसके बाद हमने क्या लिखेंगे, रचना। तीसरा काम आपको पता है कि अगर रचना, कभी कभी आपको रचना नहीं भी करनी होगी तब ये रचना वाली लाइन खत्म हो जाएगी, इसको नहीं लिखेंगे। रचना में हमने क्या किया कि हमने माना कि ये डी ई समांतर नहीं है, हमने मान लिया डी ई समांतर इसके नहीं है, तो इसके हम समांतर खींच सकते हैं। तो इसके एक समांतर खींच दी हमने, कौन सी खींच दी, डी एफ खींच दी। क्लियर। माना यदि क्या लिखेंगे कि डी ई समांतर नहीं है, ठीक है, यदि डी ई समांतर बी सी नहीं है, ये हमने मान लिया, हमें तो प्रूव करना है ये समांतर है, लेकिन हमने मान लिया समांतर नहीं है, तो क्या करेंगे, तब डी एफ समांतर बी सी खींचा। क्लियर। इसके बाद आता है उपपत्ति में, टू प्रूव। उपपत्ति की बात करेंगे, उपपत्ति की बात करेंगे तो देखो क्या होगा उपपत्ति में कि त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमें क्या है, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन क्या होगा, ई सी। ये हमें ज्ञात है, ये तो हमें सवाल में ही दिया गया है, सामने लिख दिया गया था। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। इसके बाद फिर क्या किया है, तथा ये क्या है, डी एफ किसके समांतर खींचा है, डी ई बी सी के। तो डी एफ समांतर बी सी, ये किससे है, रचना से। जब ये समांतर हैं तो थेल्स प्रमेय में कहता है यदि एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींचे तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके समांतर डी एफ है, इसका मतलब ए डी और डी बी का अनुपात ए एफ और एफ सी के अनुपात के बराबर होगा। तो तब ए डी अपॉन डी बी बराबर इधर क्या होगा, ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी। ये होगा कि नहीं होगा। ये किससे आया, ये आया थेल्स प्रमेय से। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसको पहले थोड़ा स्टेप बढ़ा लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको हम पहला समीकरण नहीं देते हैं, दोनों पक्षों में एक ऐड करते हैं आपको इजी करने के लिए। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो आएगा ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 बराबर ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। इसमें डी बी एलसीएम लेंगे तो ए बी ए डी प्लस बी डी का इसमें गुणा होगा, क्या हो जाएगा, डी बी का डी बी आ जाएगा। ऐसे इसको लेंगे ई सी तो ए ई प्लस ई सी का 1 में करेंगे, आ जाएगा ई सी। ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी बराबर किसके होगा, ए बी के। तो यहाँ ए बी लिख देंगे, नीचे दे रहा है डी बी इक्वल, इसमें लेंगे ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके किसके,
AC के, और नीचे कितना दे रहा था EC। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखो देखेंगे क्या कि हमें पता है कि क्या खींचा है, ये रचना से हमने लिया है, रचना से हमने लिया है क्या कि ये क्या है DF समांतर है किसके BC। ये किससे है रचना से, रचना से हमने इसको क्या किया है इसके समांतर लिया है। अब इसके बाद क्या होगा जब ये समांतर है इसके तो इनका और इसका अनुपात थेल्प्स प्रमेय में पढ़ा था कि अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो समान अनुपात में विभाजित करती हैं। तो AD अपॉन DB इक्वल AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। ये किससे आया थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में भी आपने पढ़ा है, थेल्स प्रमेय से। इसमें भी क्या करेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक जोड़ देंगे दोनों पक्षों में। जब एक दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो आप पाएंगे AD अपॉन DB प्लस 1 AF अपॉन FC प्लस 1। इसमें एलसीएम लिया DB तो AD प्लस DB का इसमें गुणा होगा आ जाएगा DB। FC इसमें एलसीएम लेंगे तो आएगा AF प्लस FC। ध्यान से समझिएगा बच्चों, AD प्लस DB अभी पढ़ा, AD प्लस DB बराबर किसके होगा AB के। तो यहाँ पे लिख देंगे AB और नीचे आपका दे ही रहा है क्या DB इक्वल इसमें लेंगे AF प्लस FC, AF प्लस FC। तो AF प्लस FC क्या होगा AC के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा AC और नीचे क्या आ जाएगा ऊपर आ गया AC और नीचे आ जाएगा ये FC। समीकरण सेकंड। अब देखो अगर बात करें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से AB अपॉन DB इसका LHS में, AB अपॉन DB इसके LHS में। जब LHS समान होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है, बायां पक्ष बराबर होता है, तो उसका दायां पक्ष भी क्या होगा बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बात करें तो क्या आएगा AB ये तो बराबर है तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो AC अपॉन EC बराबर AC अपॉन FC। AC से AC कट गया तो 1 अपॉन EC बराबर 1 अपॉन FC। FC का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो FC और ये आ जाएगा EC। अब देखिए कह रहा है FC जो है FC और EC दोनों बराबर हैं। दोनों कब बराबर हो सकते हैं कि जब E और F एक ही जगह पे हों तभी तो बराबर होंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कब बराबर हो सकती है जब ये F भी खिसक के कहाँ आ जाए यहाँ पे आ जाए E की जगह। ठीक है, अर्थात यह तभी संभव है जब बिंदु F कहाँ पे हो बिंदु E पर ही हो। यह तभी संभव है जब बिंदु F बिंदु E पर ही हो, E पर ही हो। यह कह सकता है बिंदु F अथवा अर्थात कोई आपको लिख देंगे अर्थात E व F संपाती हो। संपाती का मतलब एक ही जगह पर हों। अब जब ये एक जगह पे होंगे मतलब ये भी भुजा क्या होगी इस पे ही आएगी। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो DE कहाँ पे आएगा DF पे, अर्थात DE क्या होगा समांतर BC के होगा, क्योंकि DF समांतर आपने मान ले लिया है, DF समांतर क्या लिया था BC के, तो इसका मतलब DE समांतर किसके होगा BC के। अर्थात अब लिखेंगे चूंकि DF समांतर BC अतः DE समांतर किसके होगा BC के। यही आपको सिद्ध करना था, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे हैं, एक ही रेखा हैं, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, इसलिए क्या होंगे समान होंगे। लिखेंगे इति सिद्धम, इस प्रकार सिद्ध हुआ या हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों।
तो नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अन्य आपको बताई जाएंगी प्रमेय, तब तक इन सबको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।